नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आज पर्दाफाश में बात होगी एक ऐसे शख्स की जो आईएसआईएस में शामिल होना चाहता है, लेकिन पुलिस ने इसे ऐन मौके पर दबोच लिया है, जिसका नाम तौसीफ अली फारूकी बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि तौसीफ बीटेक का छात्र है और आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ाई करता है। हैरत इस बात की है कि आखिर एक पढ़ा लिखा मेधावी छात्र इस रास्ते पर कैसे चल पड़ा। आज पर्दाफाश में इसी की तह तक जाएंगे और करेंगे इसका पर्दाफाश। कई बार कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आतंक का विरोध करते हैं, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों के मामले में शायद ये बात फिट नहीं बैठती। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के छात्र तौसीफ अली फारूकी को गिरफ्तार किया गया है, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने जा रहा था। बीटेक फाइनल परीक्षा के ठीक एक महीने पहले वो पकड़ा गया है और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि वह खोरासान जाकर आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था और इसी के मद्देनजर उसने इस्लामी नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए एक ईमेल भी लिखा था। मिली जानकारी के अनुसार तौसीफ दिल्ली के जाकिर नगर का रहने वाला है और बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद एसटीएफ 10 दिनों के लिए तौसीफ को रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तौसीफ अली पढ़ने में अच्छा है, लेकिन कॉलेज में उसका कोई दोस्त नहीं है। इसके साथ ही घर के आस पड़ोस में भी इसकी छवि अच्छी बताई जा रही है। उसके अम्मी अबू अलग रहते हैं। उसकी अम्मी दक्षिणी दिल्ली के बाटला हाउस में बुटीक चलाती है और उसका बड़ा भाई आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट है, जो अपना स्टार्टअप चलाता है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि अचानक से उसने आईएसआईएस में शामिल होने की घोषणा क्यों की, वो भी इस तरीके से कि पुलिस सीधा उसके पास पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि तौसीफ अली फारूकी अकेला रहना पसंद करता था और सिर्फ क्लास के लिए कमरे से बाहर निकलता था। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि वो कई वर्षों से इस्लामी कट्टरपंथ से प्रेरित था। वो लगातार इस्लामी विचारधारा का अध्ययन करता था और उससे जुड़ा रहता था, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने में ये प्रतिक्रिया तेज हो गई और वो डार्क वेबसाइट का इस्तेमाल करने लगा। उसके कमरे से काला झंडा भी बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, आईजीपी पार्थ सारथी महंता और कुछ कॉलेजों को लिखे गए ईमेल में उसने हिजरत करने का ऐलान भी किया था, यानी कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर आईएस खोरासान वाले क्षेत्र में जाना। उसने लिखा था कि वो भारत और भारतीय संविधान से खुद को पूरी तरह अलग करता है। उसने अपने ईमेल में आगे लिखा था कि धरती पर जहां कहीं भी काफिर हैं, वो खुद को वहां से अलग करता है। बता दें कि आईआईटी गुवाहाटी परिसर से 20 किलोमीटर दूर हाजो से उसे पकड़ा गया है और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तलाशी के दौरान उसके कमरे से कुछ किताबें भी मिली। इसके साथ ही उसने लिंक्डइन पर भी अपनी बात रखी। उसने लिखा, मैं आईएसआईएस के प्रति शपथ लेते हुए कह रहा हूं कि अल्लाह के सामने मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, और इसके साथ ही कुरान के कुछ उदाहरण भी दिए। बता दें कि ऑनलाइन प्रचार से लेकर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के इरादे से विदेश यात्रा तक आईएसआईएस समर्थक गतिविधियों के 45 से अधिक मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा 2019 का है, जो बताता है कि केरला इस मामले में बाकी राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। केरल में एक बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी शुरुआत 1950 और 1960 के दशक से हुई, जब राज्य से मलयाली लोगों ने छोटी नावों में अवैध रूप से मध्य पूर्व की ओर पलायन करना शुरू कर दिया, जो तेजी से बढ़ता चला गया। केरल के लगभग 3 से 4 मिलियन नागरिक मध्य पूर्व में काम करते हैं और इस क्षेत्र के साथ इस रिश्ते ने राज्य को भाग्य और राजनीतिक जटिलताएं दोनों प्रदान की हैं। पिछले कुछ सालों में केरल से कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिससे लगता है कि वहां के कुछ युवा इस्लामिक स्टेट के प्रभावों में आ रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे सभी लड़के लड़कियां काफी पढ़े लिखे हैं। इनमें से ज्यादातर युवाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। अप्रैल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए यह भी एक मसला बन चुका है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अक्सर उठाती रहती है। इस्लामिक स्टेट का बढ़ता असर। जुलाई 2020 में आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया था कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकियों की काफी संख्या हो सकती है। इतना ही नहीं, इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक एक सदस्य राष्ट्र ने खबर दी थी कि 10 मई 2019 को घोषित आईएसआईएस के भारतीय सहयोगी हिंद विलायन में 180 से 200 के बीच सदस्य हैं। इसमें कहा गया है कि केरल और कर्नाटक राज्यों में आईएसआईएस सदस्यों की अच्छी खासी संख्या है। मई 2019 में इस्लामिक स्टेट, जिसे आईएसआईएस के तौर पर भी जाना जाता है, आतंकी संगठन ने भारत में नया प्रांत स्थापित करने का दावा किया था। यह कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद अनोखी तरह की घोषणा थी। इस्लामिक स्टेट ने अपनी समाचार एजेंसी अमाक के माध्यम से कहा था कि नई शाखा का अरबी नाम विलाय ऑफ हिंद होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस दावे को खारिज कर दिया था। बीजेपी ने राज्य सरकार को ठहराया था जिम्मेदार। बीजेपी नेता जफरुल इस्लाम ने केरल चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश हित और देशवासियों के लिए काम करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होती है, इसलिए आईएसआईएस जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी चिंतित है। हम लोग परेशानी के जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मौजूदा दौर में जो भी युवा लड़के लड़कियां आईएसआईएस के संपर्क में आ रहे हैं, इसके पीछे मौजूदा सरकार की विफलता भी है, क्योंकि वह कट्टरपंथी ताकतों पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। यह सिर्फ केरल में ही हो रहा है, इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। अगर भविष्य में केरल में बीजेपी की सरकार बनती है तो ब्रेन वॉश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और परेशानी की जड़ में जाकर उसका समाधान निकाला जाएगा। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? सवाल यह उठता है कि आखिर केरल के युवा आईएसआईएस के प्रभाव में क्यों आ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि केरल के युवा पर्शियन गल्फ रीजन, खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन जैसे देश में काम करते हैं। वहां पर अलकायदा और सुन्नी इस्लामिक संस्थाएं काफी सक्रिय हैं। खासतौर पर कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं वहाबी सलाफी का मस्जिदों पर खासा प्रभाव रहता है। केरल के युवा वहां पर बड़ी संख्या में हैं। इनका अरबों के साथ पुराना संबंध रहा है। यहाँ पर इस्लाम भी अरब से ही आया था। वहीं उत्तर भारत का इस्लाम सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया का इस्लाम लिबरल था। कमर आगा आगे कहते हैं कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट में ज्यादातर जो लोग गए थे वे पढ़े लिखे थे। मुस्लिम समाज में देखा जाए तो वैश्विक तौर पर बड़ी क्राइसिस है। यूरोप से काफी लोग आईएसआईएस में गए हैं। भारत में सबसे कम लोग उनके प्रभाव में आए हैं। ऐसे संगठनों के संपर्क में वे लोग ही आए हैं जिन पर धार्मिक प्रभाव ज्यादा रहा है। केरल में भी वैसे ही लोग आईएसआईएस से प्रभावित हुए हैं जिनका धार्मिक जुड़ाव ज्यादा रहा है। वो अरबी जानते हैं और इस वजह से कुछ परिवार आसानी से उनके संपर्क में आ जाते हैं। क्या वामपंथी सरकार की किसी नरम रवैये की वजह से भी केरल के पढ़े लिखे युवा आसानी से कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में आ जाते हैं? बीजेपी के इस आरोप के जवाब में वरिष्ठ विशेषज्ञ ने कहा कि मुसलमानों में शुरुआत से ही वामपंथ का कोई प्रभाव नहीं रहा है। इस्लामिक देशों में देखें तो वहां पर वामपंथ ज्यादा आया भी नहीं। अगर कुछ जगह आया भी तो सेना के परिवर्तन से, क्योंकि वहां सेना ने सत्ता परिवर्तन कर दी और उसमें वामपंथी प्रभाव के कुछ लोग थे। यह भी सिर्फ ईस्टर्न यूरोप में एक दो जगहों पर हुआ। बाकी मुस्लिम देशों में इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। शुरुआत से ही मुसलमान मानते रहे कि यह धर्म के विरोध में है। केरल में भी मुसलमानों का रुझान मुस्लिम लीग की तरफ ही रहा है। राज्य की जनसंख्या घटक महत्वपूर्ण है। बता दें कि केरल में हिंदुओं की जनसंख्या 55% करीब है, जबकि अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्या करीब 45%। लेकिन केरल के हिंदू और उत्तर भारत के हिंदू में अंतर है। केरल में हिंदुत्व कार्ड उस तरह काम नहीं करता जैसे देश के बाकी हिस्सों में काम करता है। केरल के हिंदू मतदाता सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण करने में सफल भी हुई तब भी बीजेपी को इन 55% वोटों में से कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट गठबंधन पिछले पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम चुनावों में बहुमत मिला था। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का रास्ता बहुत आसान नजर नहीं आता। स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ ने 40.2% वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 37.9% वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात्र 15% वोट मिले थे। कुल मिलाकर बात यह है कि आईएसआईएस अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है ताकि बाकी पार्टियों को घेरा जा सके। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं।
लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल 2, उत्तर प्रदेश।